तो पॉलीमर का क्लासिफिकेशन हो गया पूरा। और इसको बांटेंगे हमने, कितने आधार किए हैं? 5, और 5 में ज्यादा नहीं ना, तो आपको एक तो संघनन बहुलक कौन से वो थोड़े याद रखने हैं, एक थर्मोप्लास्टिक और एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, इनके आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं। या कई बार पूछ लेते हैं प्राकृतिक बहुलक के बारे में, ये 3-4 तो आपको याद रखने हैं। बाकी हमने सारे प्रकार किए, यानी एक बहुलक को आप अलग अलग 5 प्रकार से बांट सकते हो। कि जैसे कह दे नाइलॉन 66 है ना, ये कह दिया कि नाइलॉन 66 एक बहुलक है। और कह दे प्राप्ति स्रोत के आधार पे किस प्रकार का बहुलक है ये? प्राप्ति स्रोत के आधार पे संश्लेषित, कौन सा है? संश्लेषित। दूसरा निर्माण के आधार पे कौन सा है ये? निर्माण के आधार पर ऐसे क्या देख रहे हो? संघनन बहुलक। और संगठक इकाइयों के आधार पे विषम बहुलक है ये, है ना। और संरचना के आधार पे रेखीय बहुलक है। आणविक आकर्षण के आधार पे ताप सुनम्य यानी थर्मोप्लास्टिक है ये। यानी एक बहुलक को आप अलग अलग प्रकार में बांट सकते हो। जैसे पॉलीथीन है, पॉलीथीन। अब पॉलीथीन को प्राप्ति स्रोत के आधार पे संश्लेषित, संरचना ये निर्माण के आधार पे योगात्मक, पॉलीनामाती योगात्मक आ जाएगा, योगात्मक हो गया। इकाइयों के आधार पे समबहुलक, जुड़ने वाली सभी इकाइयां समान। संरचना के आधार पे रेखीय और शाखित दोनों हो सकते हैं ये, अलग अलग एचडीपी और एलडीपी। आणविक आकर्षण के आधार पे ताप सुनम्य यानी ताप के प्रति सेंसिटिव है ये, गर्म करते ही पिघल जाता है। कहने का मतलब एक बहुलक को आप अलग अलग 5 प्रकार से बांट सकते हो। बांटने का अलग अलग 5 आधार आपको याद रखने ये। इसके बाद फिर अगला लिखो, अलग से हेडिंग लिखो और लिखो प्राकृतिक रबड़। नेचुरल रबड़, प्राकृतिक रबड़। और प्राकृतिक रबड़ में ज्यादा नहीं है, 2-4 बातें याद रखनी हमें। एक तो प्राकृतिक रबड़ किससे प्राप्त किया जाता है? किससे? पेड़ से। किससे? पेड़ से प्राकृतिक रबड़ प्राप्त किया जाता है। और पेड़ के बाठों मारे और प्राकृतिक रबड़ तोड़ लियो तो किससे? पेड़ के किस भाग से प्राकृतिक रबड़ प्राप्त किया जाता है? तने से। आता जैसे सिनकोना पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? छाल से। वैसे प्राकृतिक रबड़ किससे प्राप्त होता है? तने से। पेड़ है, पेड़ का तना। ये जैसे मान लो आप वाला, घर वाला, ये पेड़ है, जो भी ये पेड़ है, इस पेड़ के तना है, इस तने में हाथ दिया और रबड़ निकाल लिया। तने के अंदर बोल तो खोचर, खोचर में हाथ दियो और रबड़ निकाल लियो। तो क्या करेंगे? इसमें तना है तो क्या करेंगे? कट लगाएंगे, छोटा सा कट है, बड़ा लगा के पेड़ मत गिरा लेना, यूं छोटा सा कट लगाएंगे। छोटा सा कट लगाएंगे तो इससे क्या है? दूध के समान क्या निकलेगा? दरवा निकलेगा बाहर, बूंद बूंद करके। यहां नीचे क्या लगा देंगे? कोई पत्थर लगा देंगे और उसके अंदर क्या रिस रिस के आता रहेगा। ऐसे नहीं कटते ही टूंटी चाल गई, है ना, बूंद बूंद करके आएगी। और धीरे धीरे लगा के रखोगे, 2-3 दिन बाद थोड़ा बहुत इसमें आ जाएगा। और बिल्कुल क्या है, जैसे आग होता है ना, आग तो आग, उस आग को तोड़ो तो उसमें व्हाइट सा निकलता है ना, दूध जैसा पदार्थ, वैसा निकलता है इस पेड़ के तने से। और दूध जैसा पदार्थ निकलता है ना, इस पदार्थ को क्या बोलते हैं? लेटेक्स। या क्या बोलते हैं इसको? क्षीर, यानी खीर के समान ही है ये, खीर यानी क्षीर। तो क्षीर यानी लेटेक्स। और कई बार इंग्लिश का नाम हिंदी में लिखा होता है ये लेटे आधा कैस है, लेटेक्स, इस तरह से। तो अगर ये आ जाए ना कि प्राकृतिक रबड़ प्राप्त किया जाता है, पेड़ आ जाए, पेड़ का नाम लिखेंगे अभी वो आ जाए, और आपके लेटेक्स भी आ जाए, तब कौन सा करोगे?
पेड़ है ना ये, जिससे प्राकृतिक रबड़ प्राप्त किया जाता है, इसका नाम क्या है? क्या नाम है? हेबिया ब्रेसिलियंसिस। ये एक पेड़ है, हेबिया ब्रेसिलियंसिस। इसके पेड़ के तने में कट लगाया तो छीर यानी लेटेक्स प्राप्त हुआ। अगर ऑप्शन आ जाए कि प्राकृतिक रबड़ प्राप्त किया जाता है, नंबर 1 हेबिया ब्रेसिलियंसिस, दूसरा लेटेक्स, तीसरा तने से, चौथा इनमें से कोई नहीं। कौन सा करोगे? अब कह देना जल महल है, एक बार एग्जाम में सुना जिक्के में, और 1% याद आपको याद कराऊं जिक्के का। जल महल है, ऑप्शन पहला 1 डीग में, नंबर 2 भरतपुर में, नंबर 3 राजस्थान में, नंबर 4 इंडिया में। जल महल है भारत में, भारत में कहा है? राजस्थान में। राजस्थान में कहा है? भरतपुर में। भरतपुर में कहा है? डीग में। तो उत्तर सही कौन सा होगा? डीग, मतलब जहां प्रॉपर स्थान है ना, जहां है, वैसे ये पेड़ है, पेड़ से, पेड़ का नाम, इसके तने से लेटेक्स। अब बताओ उत्तर क्या करोगे? लेटेक्स करेंगे। याद रखना ये प्राकृतिक रबड़ अगर लेटेक्स आ जाए तो किससे प्राप्त होता है? लेटेक्स। तो दूध के समान गाढ़ा द्रव्य है ये, और क्या करेंगे? रबड़ प्राप्त करने के दौरान ये जो है ना दूध के समान लेटेक्स है, ये है रबड़ का कोलाइडी विलियन है। क्या है? प्राकृतिक रबड़ का कोलाइडी विलियन है। और कितना है? ये लगभग क्या है? 30 से 40% कोलाइडी विलियन है ये। कोलाइडी विलियन मतलब जैसे दूध होता है ना, वो कोलाइड है एक। तो कोलाइडी विलियन में रबड़ के पार्टिकल जो कण है वो क्या, जल के अंदर घुले रहते हैं। अंदर क्या घुले रहेंगे, घूमते रहेंगे। अगर हमें रबड़ प्राप्त कर रहा है तो जल अलग करना पड़ेगा, और रबड़ वाले कण जो क्या कर ले, अलग कर ले, तो हमें प्राकृतिक रबड़ के अलग प्राप्ति हो जाएगा। तो हमें जल अलग करना है, और जल अलग करना हो तो आप जैसे देखते हैं कई बार कि जैसे हलवाई रसगुल्ले बनाते हैं, सेम वही प्रोसीजर है प्राकृतिक रबड़ बनाने का। हलवाई जब रसगुल्ले बनाते हैं तब दूध गाढ़ा काम में लेते हैं, पतला। हलवाई जब रसगुल्ले बनाएगा तब दूध को गाढ़ा लेंगे काम में या पतला। अब देखो अगर गाढ़ा दूध होगा तो दही जमेगा ना, वो बिल्कुल क्या टाइट जमेगा, है ना। या गाढ़ा दूध है उसमें अगर आप कहते यूं ना जावण डाला है, थोड़ा सा खट्टा डाल दिया, जावण लगा दो दूध के, और अगर गाढ़ा होगा ना, फटेगा ना, तो क्या बिल्कुल गाढ़ा हो जाएगा। उसको चुंदरी में छानोगे, छनेगा नहीं वो। क्या करें? उसमें फिर पानी मिलाओ, पानी मिला के उसको बिल्कुल डाइल्यूट करके फिर छाने। इसका अर्थ हलवाई जब रसगुल्ले बनाते हैं ना तब दूध में खूब सारा पानी डाल देते हैं, बिल्कुल डाइल्यूट कर देते तन्नू। उसके बाद उस दूध को फाड़ते हैं, मतलब खट्टा डाला, दूध फट गया, फटने के बाद दूध में वसा वाला भाग क्या हो गया, फेट वाला अलग हो गया, पानी वाला क्या हो गया, अलग। चुंदरी लगाई, डाला, छान लिया, पानी अलग, वसा वाला भाग क्या हो गया, अलग। उसको दबा दबा के पूरा पानी क्या है, निकाल दिया। अब वो बचा आपके पास वसा वाला भाग, उससे हलवाई क्या बनाता है फिर, रसगुल्ले, है ना। चाशनी वगैरह काम में लेके, जो भी घी तेल काम में लेके रसगुल्ला क्या हो गया, तैयार। क्लास के बाद खाना अभी इसको, अभी मुंह फाड़ने लगे, कर लगे रसगुल्ला बनाना, इसको क्लास के बाद ही खाना है। तो ये ऐसा ही करते हैं कोलाइडी विलियन से रबड़ को अलग करने के लिए। क्या करेंगे? 30 से 40% कोलाइडी कण है रबड़, यानी 30 से 40% कोलाइडी कण है इसके अंदर, जल के अंदर घुले हुए, उनको अलग करना है। तो इसको पहले डाइल्यूट करते हैं, थोड़ा मिलाएंगे इसमें, क्या मिलाएंगे, जल। और जल मिला के इसको लगभग 10 से 20% तक इसको डाइल्यूट तनु कर लेंगे, बिल्कुल पतला सा हो गया ये। अब इसको कोलाइडी विलियन को स्कंदित करने के लिए, स्कंदन मतलब फाड़ने के लिए, स्कंदन करने के लिए अब इसमें डालेंगे, थोड़ा सा डालेंगे एसिटिक एसिड। क्या डालेंगे? एसिटिक एसिड। और डालते ये कोलाइडी विलियन क्या हो जाएगा, फट जाएगा। तो इसमें रबड़ वाले कण अलग हो जाएंगे, पानी वाला भाग क्या हो जाएगा, अलग। उसको थोड़ी देर छोड़ दो, छोड़ने के बाद पानी ऊपर हो जाएगा अलग, रबड़ वाले पार्टिकल नीचे बंदे के अंदर क्या हो जाएंगे, बैठ जाएंगे सारे एक जगह। उसको हम छान लेंगे या निथार लेंगे, निथार के फिर रबड़ वाले पार्टिकल अलग कर लिए, और इसको बिल्कुल पानी निकाल के इस तरह से गोल गोल ये रबड़ हमें प्राप्त हो गया। उसको बोलते क्रेप रबड़, या क्या बोलते हैं, कच्चा रबड़। क्या कहते हैं इसको, क्रेप रबड़ या कच्चा रबड़।
ये जो रबड़ प्राप्त हुआ है ना, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप है ना ये कोई चिगम वगैरह खाते हो, है ना, उसको चूसने के बाद, खाने के बाद मीठा मीठा पूरा चूस जाओ, उसके बाद लास्ट में क्या है, रबड़ बचता है ना, उसको बाहर निकालो, हाथ के पकड़ो, हाथ से पकड़ोगे तो जैसा महसूस होगा ना, सेम वही है, कच्चा रबड़ है। अब एक तो इसमें प्रत्यास्थता का मान कम है, थोड़ा भंगूर होता है, ये खींचोगे ना तुरंत टूट जाएगा ऐसे। थोड़ा क्या है, ये चिपचिपा है, हाथ इधर, हाथ से पकड़ा इधर चिपक गया, इधर पकड़ा तो इधर चिपक गया, कपड़ों लग गया तो कपड़ों चिपक गया, मतलब इसमें चिपचिपाहट है। और अगर पानी में डालोगे ना तो पानी सोख लेगा, गिल्ला हो जाएगा ये। इसके कुछ अवगुण है, किसके, इस कच्चे रबड़ के, जल स्नेही है, जल को सोख लेता है, चिपचिपा है, प्रत्यास्थता का मान क्या है, कम है, इसलिए ये ज्यादा उपयोगी नहीं होता। इसलिए इस कच्चे रबड़ से केवल बरसाती वगैरह है, बरसाती कोट है, छाते हैं या चप्पले, ये सब बनाने के अंदर कच्चे रबड़ को काम में लेते हैं, प्रत्यास्थता नहीं होती। देखा कभी ऐसे कि बच्चे की चप्पल आपने खींच के लंबी करके पहन के बाहर मार्केट में, वापस आके जोर लगा के वापस बच्चे को बना दी, ऐसा नहीं होता है ना। इसका मतलब कच्चा रबड़ जो उसमें प्रत्यास्थता नहीं होती है। अब क्या करें, इस रबड़ को प्रत्यास्थ बना दें, एक तो मतलब जितना चाहे उसको लंबा खींच ले, दूसरा जल में डाल लें ना, डाल के वापस निकालो, वैसे वैसे सूखा बाहर निकल जाए, और तीसरा क्या है, साथ में क्या, चिपचिपा नहीं हो, हाथ में लगाए तो चिपके नहीं। कहने का मतलब है कौन सा रबड़ बनाए, चोटी वाला रबड़, दे अंटा दे अंटा, देखते ना महिलाएं, इतना से बड़ा रबड़ है, आता ना, उसको अंटा दे देगा, 4 अंटा 5 अंटा दे देगा, बेचारा रबड़ देखो कितनी सहनशीलता उसकी। अगर ऐसा सहनशील रबड़ बनाना है क्या करेंगे, कच्चा रबड़ जो है ना उसकी क्रिया करवाएं, किसके साथ, सल्फर के साथ, और उसको बोलते हैं रबड़ का वल्कनीकरण। आगे अलग से करेंगे इसको हम। तो कच्चे रबड़ में आपको मेन है ना 4-5 पॉइंट याद रखने हैं। किस पेड़ से प्राप्त किया जाता है, पेड़ के किस भाग से प्राप्त होता है, भाग से प्राप्त होने वाले पदार्थ का नाम, ये क्या है, कोलाइडी विलियन है, कितना है 30 से 40%, तनु किया 10 से 20 तक, एसिटिक एसिड मिलाया, फट गया, फटने के बाद निथार के अलग कर लिया, क्या प्राप्त हो गया हमें, कच्चा रबड़। इसके अवगुण क्या है वो लिखना है, अवगुण को मिटाने के लिए फिर करेंगे इसका वल्कनीकरण, और फिर हमें इस कच्चे रबड़ के केमिकल कंपोजिशन के बारे में पढ़ना, रासायनिक संगठन किससे मिलकर बना है, उसमें आपको एक नाम याद रखना है, आइसोप्रीन का बहुलक है, अभी लिखेंगे आगे इसके बाद। आइसोप्रीन क्या है, किसके किस प्रकार से जुड़ने से बहुलक यानी प्राकृतिक रबड़ का निर्माण होगा। तो फर्स्ट लिखो, पहला पॉइंट लिखो प्राकृतिक रबड़, पहला पॉइंट लिखो, पेड़ का नाम लिख लो, पेड़ का नाम लिख लो, हेबिया ब्रेसिलियंसिस, पेड़ का नाम क्या है, हेबिया ब्रेसिलियंसिस, हेबिया ब्रेसिलियंसिस। याद रख लो, हेबिया आगे बै से शुरू है, लिखा हुआ आएगा, लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये नहीं कि आपको लिखना पड़ेगा, हेबिया फिर बै से शुरू है, आगे लिखा मिल जाएगा आपको ब्रेसिलियंसिस। और उसके बाद अगला पॉइंट लिखो, पेड़ के तने से, पेड़ के तने से प्राप्त होने वाला दूध के समान, पेड़ के तने से प्राप्त होने वाला दूध के समान द्रव्य, और अगले को डैश करके क्या बोलते हैं, लेटेक्स, या बोलते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं, छीर, लेटेक्स या छीर। और फिर अगला पॉइंट लिखो और इसको अंडरलाइन कर लेना, रबड़ लेटेक्स से प्राप्त किया जाता है, रबड़ लेटेक्स से प्राप्त किया जाता है, लेटेक्स से प्राप्त किया जाता है। फिर अगला पॉइंट लिखो, लेटेक्स रबड़ के कणों का, लेटेक्स रबड़ के कणों का 30 से 40%, रबड़ के कणों का
30 से 40% कोलाइडी विलियन होता है। रबड़ के कणों का 30 से 40% कोलाइडी विलियन होता है। और फिर अगला पॉइंट लिखो, लेटेक्स को तनुकर, लेटेक्स को तनुकर एसिटिक अम्ल की सहायता से, एसिटिक अम्ल की सहायता से स्कंदित कर, स्कंदित कर प्राकृतिक रबड़ प्राप्त किया जाता है। एसिटिक अम्ल की सहायता से स्कंदित कर प्राकृतिक रबड़ प्राप्त किया जाता है। प्राप्त होने वाला रबड़, और अगले को डैश करके, कच्चा रबड़ या इसको बोलते हैं क्रेप रबड़। प्राप्त होने वाला रबड़ और अगली को डैश करके कच्चा रबड़, या इसका एक नाम और क्या होगा, इसको क्रेप रबड़ भी कहते, कई बार हिंदी में लिखा होता है ऐसे क्रेप, कच्चा रबड़ या क्रेप रबड़ बोलते हैं। अब ये कच्चा रबड़ है, इसका यूज कहां होता है, नीचे एक लाइन लिखो, कच्चे रबड़ का उपयोग, यूजेज ऑफ क्रेप रबड़, कच्चे रबड़ का उपयोग। और एक दो लिख लो नाम। नंबर 1, बरसाती कोट बनाने, बरसाती कोट बनाने। नंबर 2, छाता बनाने, छाता बनाने। नंबर 3, चप्पलों को बनाने में या चप्पल बनाने में, इनमें इसका यूज करते हैं। अब कच्चे रबड़ के अवगुण लिख लो, अवगुण या डीमेरिट्स या लिमिटेशंस जो भी हैं। कच्चे रबड़ के अवगुण, अवगुण, कच्चे रबड़ के अवगुण लिख लो, 2-3 नाम। नंबर 1, पहला, प्रत्यास्थता का मान कम, प्रत्यास्थता का मान कम। नंबर 2, जल स्नेही यानी जल में भीग जाता है, जल स्नेही यानी जल में भीग जाएगा। और नंबर 3, चिपचिपाहट युक्त यानी स्टिकी होता है, ये चिपचिपाहट युक्त। और कच्चे रबड़ को अधिक प्रत्यास्थ करने, जल प्रतिकर्षी करने और चिपचिपाहट मुक्त करने हेतु क्या करते हैं, इसका सल्फर के साथ क्रिया करवाते हैं। और सल्फर के साथ क्रिया करवाएंगे ना यूं कि रबड़ की इकाइयां ऐसे, और पहले जैसे मान लो ये इकाइयां थी, जब आपने इस रबड़ को खींचा तो ये यूनिट जो है निकल के अलग हाथ में आ गई, रबड़ टूट गया। लेकिन जब इसको सल्फर के साथ गर्म कर देंगे ना, तो सल्फर क्या करेगा, इन इकाइयों के बीच में क्या करेगा, ऐसे क्रॉस बॉन्ड बना लेगा, इस तरह से यूं इसके बीच में क्या है, ऐसे सल्फर के क्रॉस बॉन्ड बन जाएंगे, यूं सल्फर जुड़ जाएगा इस तरह से बीच में। और सल्फर जुड़ने से अब खींचोगे नहीं, जैसे मैंने इसको यहां से पकड़ के खींचा, खींचोगे तो ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, छोड़ते वापस इसको वहीं खींच के ले आएगा। तो सल्फर के क्रॉस बॉन्ड बनने के कारण इसमें पहले की तुलना में प्रत्यास्थता क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। और यहां एक पॉइंट याद रखना है, इस क्रिया का नाम क्या है, रबड़ को सल्फर के साथ गर्म करना क्या कहलाता है, वल्कनीकरण, रबड़ का वल्कनीकरण कहलाता है। और रबड़ का यह वल्कनीकरण सबसे पहले किसके द्वारा किया गया, तब यह नाम याद रखना है कि गुडईयर।
तो इसमें पॉइंट लिख लो। रबड़ को, नहीं कच्चा रबड़, कच्चे रबड़ को सल्फर के साथ गर्म करना, कच्चे रबड़ को सल्फर के साथ गर्म करना रबड़ का वल्कनीकरण कहलाता है। ये याद रखना पॉइंट, रबड़ का वल्कनीकरण कहलाता है। रबड़ को सल्फर के साथ गर्म करना रबड़ का वल्कनीकरण कहलाता है। वल्कनीकरण कहलाता है, जिसके कारण रबड़ इकाइयों के मध्य, जिसके कारण रबड़ इकाइयों के मध्य सल्फर के तिर्यक बंध यानी क्रॉस बॉन्ड बन जाते हैं। सल्फर के तिर्यक बंध या क्रॉस बॉन्ड बन जाते हैं, तिर्यक बंध या क्रॉस बॉन्ड बन जाते हैं। और रबड़ का वल्कनीकरण किसके द्वारा किया गया था? पीछे लिखा आपने, किसके द्वारा? गुड ईयर के द्वारा किया गया 1839 में। 1839 में किसके द्वारा किया गया? गुड ईयर के द्वारा रबड़ का वल्कनीकरण। कई बार एग्जाम पूछते हैं कि वल्कनीकरण के दौरान रबड़ को किसके साथ गर्म करते हैं, तो सल्फर के साथ, या रबड़ को सल्फर के साथ गर्म करना क्या कहलाता है? रबड़ का वल्कनीकरण कहलाता है। इस प्रकार से आप पूछ सकते हैं, आपसे क्वेश्चन, आप बताना, आपको क्वेश्चन आना चाहिए ये। तो इससे क्या है, रबड़ की प्रत्यास्थता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और प्रत्यास्थता बढ़ जाएगी, साथ में क्या है, रबड़ के अंदर चिपचिपाहट जो है वो भी क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। और साथ में रबड़ जो है वो क्या, जल प्रतिकर्षी हो जाएगा। तो यानी रबड़ का वल्कनीकरण करने से रबड़ में प्रत्यास्थता पहले से बढ़ जाती है। रबड़ जल प्रतिकर्षी यानी जल से भीगेगा नहीं। पहले जल से भीग रहा था कच्चा रबड़, अब भीगेगा नहीं, जल प्रतिकर्षी हो जाएगा। इसके अलावा चिपचिपाहट खत्म हो जाएगी, यानी स्टिकीनेस जो है, स्टिक जो है, स्टिकी जो है रबड़, वो नॉन स्टिकी हो जाएगा, यानी चिपचिपाहट रहित हो जाएगा रबड़। ये तो ये क्या है, रबड़ का वल्कनीकरण कहते हैं। तो ये तो है कि प्राकृतिक रबड़ है क्या, कैसे प्राप्त करते हैं, किस तरह से है ये। अब इसके अंदर प्राकृतिक रबड़ के अंदर जो है ना, आपको इसका थोड़ा सा केमिकल कंपोजिशन है ना, रासायनिक संगठन, वो थोड़ा सा याद रखना है। और रासायनिक संगठन में देखो इस तरह से ये है, इसका आईयूपीएसी नाम बताना, CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर CH डबल बॉन्ड CH2। आईयूपीएसी नाम करोगे ना, कार्बन की लंबी श्रृंखला, नंबरिंग यहां से करो तो डबल बॉन्ड पास से आ रहा है, यहां से करो पास में, एक बात है। तो 1 2 3 4, तो ब्यूट एक पर डबल बॉन्ड और 3 पर है, तो ब्यूट 1,3 डाई इन, या मिला के क्या बोलते हैं इसको? 1,3 ब्यूटा डाई इन। क्या बोलते हैं? 1,3 ब्यूटा डाई इन है। और अगर मैं यहां से H निकाल दूं, H निकाल के यहां लगा दूं अगर मैं CH3, तब नाम क्या हो जाएगा? 1 2 3 4। तो 2 पे क्या लग गया? मेथिल। क्या लिखेंगे? 2 मेथिल 1,3 ब्यूटाडाइन बन गया। क्या बन गया? 2 मेथिल 1,3 ब्यूटाडाइन बन गया। इसकी n इकाइयां जुड़ जाए, n संख्या में जुड़कर क्या है, प्राकृतिक रबड़ का निर्माण करेगी। ऐसे बन जुड़ जाएगी CH2, फिर C, और यहां पर CH3, फिर डबल बॉन्ड CH, फिर यहां CH2, फिर सिंगल बॉन्ड, n संख्या में जुड़ जाए। और n संख्या में जुड़ने के बाद ये जो है ना 2 मेथिल 1,3 ब्यूटाडाइन, इसको क्या बोलते हैं? इसका नाम है, याद रखना आपको, ये क्या बोलते हैं इसको? आइसोप्रिन। क्या कहते हैं इसको? आइसोप्रिन बोलते हैं। और ये आइसोप्रिन है, इसकी इकाइयां n संख्या में जुड़ने से क्या बनेगा? पॉली आइसोप्रिन। और इसको क्या बोलते हैं? प्राकृतिक रबड़। ये क्या है? नेचुरल रबड़ या प्राकृतिक रबड़ कहलाता है। तो प्राकृतिक रबड़ का क्या, ये क्या है? फॉर्मूला, और इससे मिलकर बनता है। इसका मतलब इसमें जुड़ने वाली सभी इकाई क्या है? समान है। इसका अर्थ प्राकृतिक रबड़ कौन सा बहुलक है? सम या विषम? हाँ, सम बहुलक है। कौन सा है? सम बहुलक है। सभी जुड़ने वाली इकाइयां एक जैसी है, तो ये सम बहुलक है। योगात्मक एक संगनन, योगात्मक है, सभी इकाइयों का योग हो रहा है, साथ में छोटे अणु बाहर नहीं निकल रहे, तो ये कौन सा? योगात्मक बहुलक है। अब देखो, जहां पर कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो, क्या हो? कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, उसको क्या बोलते हैं? अरे एल्केन, एल्कीन, एल्केन क्या बोलते हैं? एल्कीन। ये एल्कीन है। और एल्कीन में कौन सी समावयता होती है?
एल्किन में समावयता कौन सी होती है? एल्किन में कौन सी समावयता होती है जिसमें दो रूप बनते हैं, एक सिस बनता है, क्या बनता है, ट्रांस बनता है। किसमें बनता है? ज्यामितीय समावयता में। किसमें बनता है? ज्यामितीय समावयता में। तो यहां इसमें ज्यामितीय समावयता होती है, इस किसमें? प्राकृतिक रबड़ में। तो देखो यहां ये सब बताने का एक ही कारण है, हमें एक पॉइंट याद करना है। और ज्यामितीय समावयता में इसके दो रूप बनेंगे, एक तो सिस, देखो कैसे बनाओगे, यू CH2, फिर यहां CH3, फिर डबल बॉन्ड, फिर यहां CH2, फिर नीचे H। एक रूप तो ये हो जाए जिसमें समान समूह एक तरफ हो, देखो CH2 सारे ऊपर चले आगे जुड़ते जाए ऊपर ऊपर, CH3 सारे नीचे आते चले जाए। तो अगर CH2 सारे एक तरफ चल रहे हैं, इस रूप को समान समूह एक तरफ है, तो क्या बोलेंगे इसको? क्या बोलेंगे? सिस या समपक्ष कहेंगे। एक को घुमा दो सेकंड वाले को, और घुमाओगे तो यूं बन जाएगा ना ऐसे कि CH2, फिर C, फिर क्या हो गया CH3, डबल बॉन्ड C, फिर नीचे लिख दिया CH2 को, H ऊपर लिख दिया। अब देखो सेम समूह है ना, सेम ग्रुप, एक दूसरे के आगे अपोजिट, इसके सामने ये, इसके सामने फिर यहां आ जाए, फिर यहां ऐसे चलता रहे यूं। तो अपोजिट सेम समूह अपोजिट ग्रुप में रहे, उसको क्या बोलेंगे? ट्रांस या विपक्ष रूप बोलेंगे। क्या बोलते हैं? ट्रांस। अब याद रखना, यहां प्राकृतिक रबड़ के समपक्ष या सिस रूप को हेबिया रबड़ कहते हैं। क्या बोलते हैं? हेबिया रबड़ कहते हैं। और इसका विपक्ष रूप जो है ना प्राकृतिक रबड़ का, इसको बोलते हैं गट्टा पर्चा रबड़। क्या बोलेंगे? इसको गट्टा पर्चा रबड़ कहते हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि प्राकृतिक रबड़ का हेबिया रबड़ कौन सा रूप है? सिस है। और गट्टा पर्चा रबड़ कौन सा रूप है इसका? ट्रांस रूप कहलाता है। किसका? इसी प्राकृतिक रबड़ का। तो नीचे इसी प्रकार से लिख लो, आइसोप्रीन का बहुलक है, ये पॉइंट लिख लो, प्राकृतिक रबड़ आइसोप्रीन का समबहुलक है, आइसोप्रीन का समबहुलक है। फिर यहां से इसको लिखना स्टार्ट करो और ये पूरा लिख लो, दोनों नाम लिख लो, हेबिया रबड़ और गट्टा पर्चा रबड़। जल्दी लिख लो, थोड़ा इसको पॉज कर देता हूं तब तक। लिख लिया? तो ये तो क्या है, प्राकृतिक रबड़ के बारे में ये बातें आपको याद रखनी है, कर लोगे? अब देखो इसके बाद एक पॉइंट याद रखना, अगर 2 मेथिल 1,3 ब्यूटाडाइन लेना आइसोप्रीन, तब तो क्या बनता है? प्राकृतिक रबड़ बनाते हैं। और अगर 2 मेथिल न लगाए, केवल क्या है 1,3 ब्यूटाडाइन काम ले, तो याद रखना 1,3 ब्यूटाडाइन काम में लेंगे ना केवल, तब संश्लेषित रबड़ का निर्माण किसका होगा? संश्लेषित रबड़ बनेगा। तो याद रखना ये संश्लेषित रबड़ जो है 1,3 ब्यूटाडाइन का समबहुलक हो सकता है या विषम बहुलक। अन्य इकाइयां भी साथ में जुड़ सकती है, जैसे ब्यूनाइन ब्यूनाइस करेंगे ना, वहां 1,3 ब्यूटाडाइन के साथ अन्य छोटी इकाइयां भी जुड़ जाएगी। तो सम भी हो सकता है और विषम भी हो सकता है। तो नीचे अलग से लिखो, नोट लगा के एक पॉइंट और लिखो, संश्लेषित रबड़, संश्लेषित रबड़ 1,3 ब्यूटाडाइन का, 1,3 ब्यूटाडाइन का सम या विषम बहुलक होता है। 1,3 ब्यूटाडाइन का सम या विषम बहुलक होता है। कौन है? संश्लेषित रबड़। अब देखो यहां तक जो है ना, आपके एग्जाम में या तो क्वेश्चन पूछ लेंगे क्लासिफिकेशन में से, किस प्रकार के से पॉलीमर का क्लासिफिकेशन वर्गीकरण करते हैं, वो थोड़ा याद रखना है। या पूछ लेंगे आपसे प्राकृतिक रबड़ के बारे में 1-2 पॉइंट, जो मेन वल्कनीकरण क्या है, किससे बनता है, आइसोप्रीन, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ ले, वो याद रखने। और इसके बाद अगला प्रश्न जो बनता है ना, वो किस पे आता है? हम एक टेबल बनाएंगे अभी, कौन सा बहुलक, उस बहुलक की यूनिट या इकाई कौन सी है, किससे मिलकर बना है। तो आप इस प्रकार से एक टेबल बनाएंगे और उसमें हम आगे इकाई का नाम लिख देंगे। आपको संरचना याद करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ हमें क्या इकाई का यूनिट ये लिखनी है, कौन कौन सी है। अब देखो नीचे हेडिंग लिख लो, आप हेडिंग लिख लो, बहुलकों की एकलक इकाइयां, बहुलकों की एकलक इकाइयां। ये याद करना, एग्जाम में इसमें से प्रश्न आता है, फिर लिखना बहुलक। ये वाला खाना जो है ना बहुलक वाला, इसको थोड़ा सा आप चाहे छोटा कर लेना, या सिर्फ हम पॉलीमर का नाम लिखेंगे। फिर यहां एकलक इकाई,
मोनोमर यूनिट तो ये थोड़ा बड़ा रखना, इकाइयों के नाम लिखेंगे। फिर आगे आप छोटा सा कॉलम बना सकते हो, विवेश यानी विशेष विवरण, कोई छोटा मोटा पॉइंट और आएगा ना वो लिख देंगे यहाँ। पहला नंबर 1 लिखो पॉलीथीन। बस लिखो पहला पॉलीथीन। इकाई का नाम बताओ एथीन। पहले सिंपल सिंपल लिखवा रहा हूं, घबराओ मत, जो आपको आते हैं वही लिखा रहा हूं। जिस बहुलक के नाम में पोली आ जाए ना, पोली हटा दो, आगे जो शब्द जुड़ा हुआ ना वो उस बहुलक का क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा। पॉलीथीन, पोली प्लस एथीन, इकाई का नाम क्या हो गया, एथीन हो गया। इस तरह से लिखो 2 नंबर पीवीसी। पीवीसी का नीचे पूरा नाम लिख लो, पोली वाइनिल क्लोराइड। पोली वाइनिल क्लोराइड किससे मिलकर बनेगा, वाइनिल क्लोराइड, हटा दो पोली, वाइनिल क्लोराइड, वाइनिल क्लोराइड। एक लिख दे यहां PAN, क्या बोलेंगे इसको, पूरा नाम लिख लो, पोली एक्रिलोनाइट्राइल। पोली एक्रिलोनाइट्राइल लिख लो, पोली एक्रिलोनाइट्राइल, हटा दो पोली नाम, तो इसका इकाई का नाम क्या आ गया, एक्रिलोनाइट्राइल आ गया। इसी प्रकार से 4 नंबर लिखो PS, पूरा नाम लिखो पॉलीस्टाइरीन। पॉलीस्टाइरीन, इकाई का नाम क्या हो जाएगा, स्टाइरीन, स्टाइरीन। इसी प्रकार से PTFE, पूरा नाम लिख लो, पोली टेट्राफ्लोरोएथीन। पोली टेट्राफ्लोरोएथीन किससे मिलकर बनेगा, टेट्राफ्लोरोएथीन से मिलकर बनेगा, टेट्राफ्लोरोएथीन से मिलकर बनेगा। फिर देखो अगला छठा, अब देखो ये देख के बताना ये क्या है, ये क्या है, क्या ये एथीन, क्या है एथीन। अगर मैं H निकाल दूं यहां से, यहां लगा दूं अगर एक हम, जैसे एथीन है, अगर ये जुड़े तो क्या बनेगा, पॉलीथीन। अगर मैं H निकाल दूं यहां से, H निकाल के यहां लगा दूं एक Cl, इसको क्या बोलते हैं, वाइनिल क्लोराइड। क्या बोलेंगे, वाइनिल क्लोराइड। इससे क्या बनेगा, पॉली वाइनिल क्लोराइड। अगर मैं यहां लगा दूं Cn, क्या बोलते हैं इसको, एक्रिलोनाइट्राइल। क्या है, एक्रिलोनाइट्राइल, इससे बनेगा पॉली एक्रिलोनाइट्राइल। अगर लगा दूं यहां C6H5, इसको क्या बोलते हैं, स्टाइरीन, इससे क्या बनेगा, पॉली स्टाइरीन बन जाएगा। अगर मैं सारे H निकाल दूं, सिर्फ यहां F लगा दूं ऐसे, क्या बनेगा, टेट्राफ्लोरोएथीन। क्या बन गया, टेट्राफ्लोरोएथीन। इससे क्या बनेगा, पॉली टेट्राफ्लोरोएथीन का निर्माण हो जाए। इस तरह से एक यूनिट है सारी, अलग अलग ग्रुप लगा के अलग अलग बहुलक बनाए गए हैं। इसके बाद फिर अगला लिखो इसके अंदर ब्यूना एन। देखो ब्यूना एन नाम है ना, इस नाम को देख के आप आराम से पहचान सकते हो, नाम के अंदर ही इकाइयों के नाम है। देखो लिखते हैं ब्यूना एन। बीयू मतलब क्या होता है, बीयू का मतलब ब्यूटाडाइइन। बीयू का मतलब क्या है, ब्यूटाडाइइन। और एन मतलब सोडियम की उपस्थिति में, एन मतलब क्या है, नाइट्राइल। एन का मतलब नाइट्राइल, तो मतलब ब्यूटाडाइइन और नाइट्राइल कौन सा, एक्रिलो नाइट्राइल के मिलने से क्या बनेगा, ब्यूना एन बनेगा। तो यहां पर क्या लिख दोगे आप, ब्यूटाडाइइन प्लस एक्रिलो नाइट्राइल, एक्रिलो नाइट्राइल। फिर लिखो ब्यूना एस, सेम ऐसे लिखेंगे, ब्यूना अगले एस लिख देंगे। ब्यूना मतलब ब्यूटाडाइन, एस का मतलब स्टाइरीन, तो वापस वही ब्यूटाडाइन प्लस क्या लिख लोगे, स्टाइरीन, प्लस स्टाइरीन। ऐसे ही नियोप्रीन रबड़, नियोप्रीन रबड़। अब नियोप्रीन रबड़ में क्या है, इस तरह से बहुलक है यूं, ये आपने लिखा आइसोप्रीन लिखा है ना यूं, प्राकृतिक रबड़ की इकाई आइसोप्रीन,
क्या आइसोप्रीन था। अगर मैं यहां Cl लगा दूं तो हट जाएगा आइसो, क्या हो जाएगा Cl यानी क्लोरो, तो क्या इसका नाम क्या हो गया क्लोरोप्रीन। क्या बन गया ये क्लोरोप्रीन बन गया। इस क्लोरोप्रीन के बहुलीकरण से क्या बनेगा नियोप्रीन रबड़, तो इसकी इकाई क्या होगी क्लोरोप्रीन, इकाई का नाम क्लोरोप्रीन। एक फिर 9 नंबर लिखना एबीएस रबड़, एबीएस रबड़। अब एबीएस रबड़ का ए मतलब इन्हीं में से नाम देखो, ए मतलब एक्रिलोनाइट्राइल, बी मतलब ब्यूटाडाइन, एस मतलब स्टाइरिन, तीनों है। तो लिख लो आगे एक्रिलोनाइट्राइल प्लस ब्यूटाडाइन प्लस स्टाइरिन, इन तीन के मिलने से बनेगा। आगे वाले में उधर लिख रहा हूं एक बार, है ना, आप इसके नीचे लिखते चलना इसी टेबल में। विवरण बाद में लिख लेंगे, एक दो मेन पॉइंट आएंगे ना बाद में लिखा दूंगा मैं। लिखना बेकेलाइट, और बेकेलाइट क्या है एक ताप दृढ़ बहुलक, ये इसको बोलते क्रॉस बॉन्डेड तिर्यक बंद बहुलक भी है। क्या ये तिर्यक बंद बहुलक भी है। ये कौन बेकेलाइट, तो बेकेलाइट में क्या लिखोगे किससे बनता है फिनोल प्लस फॉर्मेल्डिहाइड, फिनोल प्लस फॉर्मेल्डिहाइड। इसी प्रकार से लिखो एक टेरिलिन, या क्या बोलते हैं इसको डेक्रोन भी कहते हैं, टेरिलिन या डेक्रोन। तो टेरिलिन का मतलब किससे बनेगा ये एथिलीन ग्लाइकोल प्लस टरथेलिक अम्ल, टरथेलिक अम्ल के मिलने से क्या बनेगा टेरिलिन या डेक्रोन बनेगा। एक लिखो नाइलॉन 66, नाइलॉन 66 का देखो अर्थ क्या है, नाइलॉन 66 में एडीपी कमल, एडीपी कमल प्लस हेक्सामेथिलीन डाइएमीन, हेक्सामेथिलीन डाइएमीन, मेथिलीन डाइएमीन। हेक्सामेथिलीन यानी CH2 के 6, मतलब 6 कार्बन इसके अंदर है, इसमें भी 6 कार्बन, एडीपी एसिड में भी क्या है 6 कार्बन, तो 6 कार्बन होने से क्या बोलते हैं नाइलॉन 66 बोलते हैं। नाइलॉन 66 की 2 इकाइयां, लिखो नाइलॉन 6, नाइलॉन 6 में एक ही नाम आता है केप्रोलेक्टम का, एक ही नाम किसका आता है केप्रोलेक्टम से नाइलॉन 6 बनता है, जिसमें 6 कार्बन होते हैं इसलिए 6 है। नाइलॉन 610, 610 तो यहां पर वही हेक्सामेथिलीन डाइएमीन 6 कार्बन, हेक्सामेथिलीन डाइएमीन 6 कार्बन प्लस यहां पर क्या आ जाएगा सबसिसिक एसिड, क्या नाम है सबसिसिक अम्ल। तो हेक्सामेथिलीन डाइएमीन प्लस सबसिसिक एसिड के मिलने से क्या बनता है नाइलॉन 610 का निर्माण होता है। जगह नहीं तो ये 3 बहुलक तो आपको विशेष रूप से याद करने हैं, ये बेकेलाइट टेरिलिन और नाइलॉन, ये 3 तो याद करने हैं। और तीनों ही कौन से हैं संगनन बहुलक है, तीनों कौन से हैं संगनन बहुलक। फिर नीचे लिख लो आप अलग से लिख लो स्टार्च, स्टार्च की इकाई का नाम क्या है अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज स्टार्च। फिर लिखो सेलुलोज, सेलुलोज इकाई का नाम बीटा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज के मिलने से क्या है सेलुलोज का निर्माण होता है। जैसे रुई है ना कॉटन वगैरह में सेलुलोज होता है, लकड़ी वगैरह में सेलुलोज होता है। फिर लिखो प्रोटीन, प्रोटीन इकाई लिख लो एमिनो अम्ल, इकाई लिख लो एमिनो अम्ल। फिर एक लिखना ये PMMA, और इसका लिख लो पूरा नाम पॉलीमेथिल मेथेक्रिलेट, पॉलीमेथिल मेथेक्रिलेट। और इकाई का नाम बता दो पॉली
मेथिल मेथे एक्रिलेट, मेथिल मेथे एक्रिलेट हो जाएगा। मेलामिन फॉर्मेल्डिहाइड लिख लो, मेलामिन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन है, रेजिन है बहुलक है ये भी किससे मिलकर बनता है? मेलामिन और फॉर्मेल्डिहाइड के मिलने से बनता है। मेलामिन प्लस फॉर्मेल्डिहाइड के मिलने से मेलामिन फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा। बहुलक का नाम मेलामिन फॉर्मेल्डिहाइड, मेलामिन फॉर्मेल्डिहाइड किससे? मेलामिन प्लस फॉर्मेल्डिहाइड। तो ये कुछ पॉलीमर है, और भी अगर आपको ध्यान में आए तो आप अंदर लिख लेना, और कल थोड़ा और पढ़ के आना, याद करवाना, मैं भी आपको यहाँ लिख दूंगा और आप बताओगे वो उनके और नाम लिख देंगे, ठीक है ना। तो इतने आपको ये पॉलीमर बहुलक याद होने चाहिए। इनकी इकाइयों के नाम है, कौन कौन सी इकाई के जोड़ने से किस पॉलीमर या बहुलक का निर्माण होता है, ये सब याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। और इसका क्लासिफिकेशन और नेचुरल रबड़ क्या है वो थोड़ा याद होना चाहिए। कल थोड़ा सा इसमें है ना आपको विवरण लिखा देंगे, किस बहुलक का कहाँ यूज होता है वगैरह थोड़ा सा बता देंगे। तो मेन में ना 5-4 उनके आपको यूज याद करने, जो कई बार अक्सर एग्जाम में पूछ लेते हैं, ठीक है ना। ये लो ग्लिप्टोल, 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 और किससे मिलकर बना है वो लिख लो, थैलीकमल प्लस एथिलीन ग्लाइकोल। अब देखो टेरलिन में तो एथिलीन ग्लाइकोल प्लस टेरथैलीकमल है, और इसमें एथिलीन ग्लाइकोल प्लस सिर्फ थैलीकमल, एथिलीन ग्लाइकोल प्लस थैलीकमल, जिसका यूज है ना इसका ग्लिप्टोल का, घाव पर धागे है ना टांके लगाते हैं, तो टांके लगाने के लिए धागे का यूज करते हैं, उस धागे में ग्लिप्टोल के धागे का यूज करते हैं। तो यहां तक आप कर लो, जल्दी हो रही है आपको है ना, जल्दी निकलना है, हाँ लेट होगी, तो इतना कर लो। कल इस थोड़ा सा इसको आगे और हम बढ़ाएंगे, ठीक है ना। कल थोड़ा यूज लिखेंगे, फिर थोड़ा सा बहुलक के बारे में, जैव संश्लेषित जैव बहुलक कौन से होते हैं, जैव निम्नीकृत, जैव अनिम्नीकृत वगैरह थोड़ा सा इसमें पढ़ेंगे और, ठीक है ना, वो कर लो।